शंभू शंकर बंधुओं, मैं अनंत नादम पुनः स्वागत करता हूं आपका इस भाई रोमांच और रहस्यों से भरी दुनिया में। पिछली कहानी में हमने सुना था कि कैसे तारा की एक छोटी सी गलती उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल बन चुकी थी। अब बढ़ते हैं हम इस कहानी में आगे। होश आने पर तारा को सबसे पहले ठंड का एहसास हुआ। वह बाथरूम की सख्त सफ़ेद टाइलों पर पड़ी थी। उसका सिर वॉश बेसिन के नीचे के पाइप से सटा हुआ था। उसके कपड़े भीग चुके थे और नल से अभी भी बूंद बूंद पानी टपक रहा था। उसने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन पलकें भारी लग रही थीं। सिर के पिछले हिस्से में तेज टीस भरा हुआ दर्द था। उसने अपना हाथ सिर के पीछे ले जाकर टटोला। एक बड़ी सी बम्प गुमड़ी निकल आई थी। उफ, वह कराते हुए उठी। बाथरूम की टाइल जल रही थी। तारा ने अपनी धुंधली आंखों को मला। बाथरूम की लाइट जल रही थी। तारा ने अपनी धुंधली आंखों को मला। लाइट तो चली गई थी। उसने सोचा, क्या मैं सपना देख रही थी? उसने घड़ी देखी, लेकिन उसे लगा कि वह कम से कम 1-2 घंटे तक बेहोश रही होगी। उसका तार्किक दिमाग तुरंत सक्रिय हो गया। डर को तर्क से दबाने की कोशिश करने लगी। मैं फिसल गई थी, उसने खुद से ज़ोर से कहा, ताकि उसकी अपनी आवाज़ सन्नाटे को तोड़ सके। सिर्फ फिसली थी। काम का स्ट्रेस, थकान और फिर अंधेरा, बस पैनिक अटैक आ गया था और कुछ नहीं। उसने वॉश बेसिन को पकड़कर खुद को खड़ा किया। आईने में अपनी शक्ल देखी। चेहरा पीला पड़ चुका था। आंखों के नीचे काले घेरे थे, लेकिन फिर उसकी नज़र अपने बालों पर गई। वे अभी भी गीले थे, लेकिन वे बदल गए थे। तारा के बाल हमेशा से थोड़े लहरदार थे और भूरे रंग के थे, लेकिन अभी गीले होने के बावजूद वे बिल्कुल सीधे और गहरे काले दिख रहे थे। इतने काले कि लाइट की रोशनी उन्हें सोख रही थी। उसने बालों को तौलिया से पोंछने के लिए हाथ उठाया। जैसे ही तौलिया बालों से स्पर्श हुआ, तारा की नाक में वही गंध फिर से घुस गई। मोगरे की खुशबू। इस बार यह गंध सड़ी हुई नहीं थी, यह ताज़ी थी। इतनी ताज़ी और तीव्र जैसे किसी ने अभी अभी उसके बाथरूम में इत्र की पूरी शीशी तोड़ दी हो। तारा ने जल्दी से अपनी शैम्पू की बोतल उठाई। लेवेंडर और मिंट, तो फिर ये मोगरे की खुशबू कहाँ से आ रही है? उसके हाथ कांपने लगे। उसने पागलों की तरह तौलिया से अपने बाल रगड़े, जैसे वह उस गंध को खुरच कर निकाल देना चाहती हो, लेकिन जितना वह रगड़ती खुशबू उतनी ही गहरी होती जाती। तारा लड़खड़ाते हुए बाथरूम से बाहर निकली और अपने बेडरूम में आ गई। उसने तुरंत एसी का रिमोट उठाया। एसी बंद था, खिड़कियां बंद थीं, फिर भी कमरा बर्फ़ जैसा ठंडा था। यह ठंडक वैसी ही थी जैसी उसने उस बरगद के पेड़ के नीचे महसूस की थी। तारा ने अपनी बाहों को रगड़ा। उसने अलमारी से एक मोटा स्वेटर निकाला, फिर भी उसके दांत किटकिटा रहे थे। उसने अपने बिस्तर पर बैठने की कोशिश की, लेकिन तभी वह ठिठक गई। बेड के गद्दे पर एक हल्का सा दबाव बना हुआ था, जैसे कोई अभी अभी वहाँ आकर बैठा हो और तारा के कमरे में घुसते ही उठ गया हो। तारा ने पूरे कमरे में नजर दौड़ाई। कौन है? उसकी आवाज़ काँप रही थी। कौन है यहाँ? सन्नाटा। सिर्फ दीवार पर टंगी घड़ी की टिक टॉक सुनाई दे रही थी। तारा ने खुद को समझाया कि ये उसका वहम है। वह बिस्तर पर लेट गई और रज़ाई को सिर तक खींच लिया। वह सोना चाहती थी। वह इस भयानक रात को ख़त्म करना चाहती थी। उसने अपनी आंखें बंद की। नींद नहीं आ रही थी, लेकिन थकान के कारण उसका शरीर सुन्न पड़ रहा था। करीब रात के 3 बजे, जब शहर पूरी तरह खामोश था, तारा को एक सपना आया। वह फिर से उसी सड़क पर थी, लेकिन इस बार वह स्कूटी पर नहीं थी। वह पैदल चल रही थी। उसके पैर नंगे थे और सड़क अंगारों की तरह तप रही थी। सामने वह बरगद का पेड़ था। पेड़ से एक रस्सी लटक रही थी। नहीं, वह रस्सी नहीं थी, वह बालों का एक मोटा रस्सा था और उस फंदे में एक औरत लटकी हुई थी। उसका चेहरा बालों से ढका था। वह औरत हवा में झूल रही थी, पेंडुलम की तरह। अचानक उस लटकी हुई औरत ने अपना सिर उठाया। बालों के बीच से 2 अंगारे जैसी आंखें लाल चमक रही थी। वह औरत तारा को देखकर हंसी। वह हंसी नहीं थी, वह घूंघों की आवाज़ थी। और उस औरत ने कहा, मेरा कर्ज बाकी है तारा, अपनी जवानी मुझे दे दो। नहीं, तारा चीख उठी। वह अपने बिस्तर पर ही थी। पसीने से तरबतर सांस फूल रही थी। दिल हथौड़े की तरह सीने में बज रहा था। सिर्फ सपना था, सिर्फ सपना। उसने पानी पीने के लिए बेड साइड टेबल की ओर हाथ बढ़ाया। तभी उसे एहसास हुआ वह हिलने पा रही है। स्लीप पैरालिसिस, उसने इसके बारे में पढ़ा था। दिमाग जाग जाता है, लेकिन शरीर सोता रहता है। लेकिन ये पैरालिसिस नहीं था, वह जकड़ी हुई थी। उसके अपने बाल, उसके लंबे काले बाल तकिए पर फैले हुए थे। वे जीवित थे। वे उसकी गर्दन के नीचे से होकर उसकी बाहों और कलाइयों पर लिपटे हुए थे, किसी रस्सी की तरह, किसी प्रेमी के आलिंगन की तरह। वे बहुत कसकर, अधिकार के साथ लिपटे हुए थे। तारा ने अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश की। बालों की पकड़ और मजबूत होती गई। अंधेरे कमरे में उसे लगा उसके कान के पास तकिए में कोई और भी सांस ले रहा है। उसके अपने बालों को ढेरों से आवाज़ आई। उसे अपने बालों के ढेर से एक आवाज़ आई।
सो जाओ, अभी तो हमें बहुत लंबा सफ़र तय करना है। तारा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वह चीख नहीं पाई। वह डर के मारे इतनी सुन्न हो गई थी कि उसकी चेतना जवाब दे गई। वह फिर से एक काली स्वप्नहीन नींद में डूब गई। अगली सुबह धूप खिड़की के पर्दों से छनकर तारा के चेहरे पर गिरी। सुबह की रोशनी हमेशा डर को भगा देती है। तारा की आंखें खुली। उसे रात की घटना याद आ गई, लेकिन अब वह उसे एक बुरा सपना लग रहा था। कितने अजीब सपने आते हैं मुझे, उसने सोचा। उसने अंगड़ाई देने के लिए हाथ फैलाने चाहे, लेकिन उसका सिर पीछे की तरफ खिंच गया। आह! उसे लगा उसके बाल तकिए के नीचे दब गए हैं या बेड पोस्ट में उलझ गए हैं। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसके बालों का वजन वह बहुत ज़्यादा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सिर पर ईंटों का बोझ रख दिया गया हो। उसने अपने हाथों से बालों को पीछे से आगे किया, और जब उसने अपने बालों को देखा तो उसकी चीख निकल गई। रात भर में सिर्फ एक रात में उसके बाल बढ़ चुके थे। वे अब कमर तक नहीं थे, वे बिस्तर से नीचे लटक रहे थे। वे फर्श पर सांप की तरह कुंडली मारकर पड़े थे। उनकी लंबाई कम से कम 6 फीट हो चुकी थी। यह कैसे हो सकता है? तारा बेड से कूदी। उसके बाल उसके पीछे पीछे लहराए जैसे कोई भारी काला लबादा हो, जो घुटनों से भी नीचे एड़ियों तक पहुंच रहे थे। वे रुके या बेजान नहीं थे। वे चमकदार, घने और भयानक रूप से सुंदर थे। उनमें एक ऐसी चमक थी जो प्लास्टिक जैसी लगती थी। तारा दौड़कर ड्रेसिंग टेबल के आईने के सामने गई। उसने अपना प्रतिबिंब देखा। वह खुद को पहचान नहीं पा रही थी। उसका चेहरा वही था, लेकिन कुछ बदल गया था। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई आ गई थी, जैसे वह बूढ़ी हो गई हो। उसने कैंची उठाई जो उसकी टेबल पर रखी थी। मैंने काट दूंगी, अभी के अभी। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने बालों की एक लट पकड़ी और कैंची चलाई। खच! कैंची चली, लेकिन बाल नहीं कटे। धातु के टकराने की आवाज़ आई। टन! जैसे उसने लोहे के तार पर कैंची चलाई हो। उसने फिर कोशिश की, पूरी ताकत लगाई। कैंची के ब्लेड मुड़ गए, लेकिन एक बाल भी नहीं टूटा। तारा हताशा में रोने लगी। उसने कैंची फेंक दी और दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। तभी आईने में कुछ हुआ। तारा का असली शरीर रो रहा था। उसके हाथ चेहरे पर थे, लेकिन आईने में जो तारा थी, उसके हाथ नीचे थे। प्रतिबिंब रो नहीं रहा था, प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था, एक तिरछी कुटिल मुस्कान। और प्रतिबिंब ने अपने होंठ हिलाए बिना किसी आवाज़ के। स्वागत नहीं करोगे हमारा? तारा ने घबरा कर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके लंबे बाल ड्रेसिंग टेबल के पायदान में उलझ गए। वह गिर पड़ी। उसके बाल अब फर्श पर चारों तरफ फैलने लगे थे, जैसे वे पूरे कमरे को कब्जाना चाहते हों। तारा को समझ आ गया, वह अकेली नहीं है। उसने उस सड़क से सिर्फ डरावनी यादें ही नहीं, वह किसी को अपने साथ लेकर आ गई थी, और वह मेहमान अब जाने वाला नहीं था। तो बंधुओं, यहाँ पर हमारा केशपाश कहानी का दूसरा भाग समाप्त होता है। फिर मिलते हैं आपसे कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक द वीडियो। फिर कहता हूँ शंभू शंकर।